नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जेन वाइज के 12 बजे के सेशन में, जो कि है आपकी सुनने की क्षमता की देखभाल करने के ऊपर। मैं हूं तान्या, मैं हूं आज की आपकी होस्ट। और क्योंकि हम इस खास सत्र में आए हैं, हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत परवाह है, और खासकर आपके शारीरिक स्वास्थ्य की। तो विशेषकर आज सुनने की क्षमता पर ये सत्र रखा गया है, ताकि हम आपकी मदद कर सकें आपकी सुनने की क्षमता की देखभाल करने में। और इस सत्र में हमने हमारे विशेष अतिथि को बुलाया है। हमारी गेस्ट होस्ट प्रीति शर्मा आई हैं। वो हेड ऑडियोलॉजिस्ट है हियर क्लियर की, जो आपको सुनने की क्षमता के बारे में 3-4 चीजें मेनली बताएंगी। मैं कवर कर देती हूँ। तो वो बताएंगे कि सुनने की क्षमता का बढ़ती उम्र से क्या लेना देना है, डायरेक्टली क्या कोरिलेशन है। इसके अलावा वो आपकी मदद करेंगी कि सुनने की क्षमता को आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी हियरिंग प्रॉब्लम है या सुनने में समस्या होती है, तो उसकी सहायता करने के लिए किस किस उपकरणों को आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो प्रीति शर्मा मैम, आपको मैं वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड फ्लोर इज ऑल योर्स। Thank you so much for the introduction. So, good afternoon everyone. मेरा नाम प्रीति शर्मा है एंड मैं हियर क्लियर में वर्क कर रही हूँ एज हेड ऑडियोलॉजिस्ट। सो आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बात करेंगे अबाउट द कॉमन एज रिलेटेड हियरिंग प्रॉब्लम्स जो हमें होती है एज के साथ, एंड उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, एंड हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है इसको ठीक करने के लिए। I'll just share my screen and I just confirm if you can see. जी जी जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, विजिबल है। Visible है? Okay. हाँ, Thank you. So आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे। पहले हम समझेंगे कि हियरिंग क्या होता है, हमारे बॉडी कैसे वो आवाज को सुनती है, अलग अलग आवाजों को, कैसे हियरिंग लॉस है या नहीं है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है इस हियरिंग लॉस को ठीक करने के लिए, एंड क्या होता है अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं टाइम से, अगर हम बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर करते हैं, एंड हम अपने कान को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं घर पे, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सो एज वी ऑल नो, हियरिंग जो है हमें कनेक्ट करता है विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनवायरमेंटल साउंड्स हमें सुनने में हेल्प करता है। हम अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं अगर हमारी सुनाई में कोई दिक्कत नहीं है, एंड सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन में ये हमें हेल्प करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बल्कि हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ऐसे किसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा शोर है, अगर आप ठीक से सुन पाओगे तभी आप उसकी तरफ ध्यान देकर पर्सनल सेफ्टी पे में आप अपना हेल्प कर सकते हो। अगर आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगा तो वो रिस्क है एक्सीडेंट के लिए, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है अगर आपको ठीक से आवाज नहीं सुनते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कि हमारे कान में आवाज कैसे जाता है और कैसे हम उसको सुनते हैं। सो ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कान डिवाइड होता है 3 हिस्सों में। सो पहले कान का बाहर वाला हिस्सा होता है, एंड उसके बाद हमारे कान का अंदर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कान में 3 हड्डी होती है, एंड हमारा कान का पर्दा है, जी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा इनर ईयर स्टार्ट होता है। इनर ईयर में हमारी सुनने की नस जो ब्रेन तक जाती है। सो आवाज कान के बाहर वाले हिस्से से आती है, मिडल ईयर से होते हुए इनर ईयर के थ्रू वो ब्रेन तक जाती है, जहाँ पे हम वो मैसेज समझते हैं किसी ने क्या कहा है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है एट द लेवल ऑफ ब्रेन। सो हियरिंग लॉस क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सो हियरिंग लॉस मीन्स डिफिकल्टी इन हियरिंग। सो कुछ लोगों को ये बचपन से, जब वो पैदा होते हैं उस टाइम से ही ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को ये विद एज बाद में दिक्कत होती है,
इट डिपेंड्स कि वो किस वजह से प्रॉब्लम हुई है. सो इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन. कोई जेनेटिक फैक्टर है, या एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स है, या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से आपको वो हियरिंग लॉस हो रहा है. सो कॉजेज कैन बी एनी. एंड देन कुछ हियरिंग लॉस ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, वेयर कुछ हियरिंग लॉस इस तरह के होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी वो दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता है. सो वी हैव सीन कि 1 out of 3 एल्डर्स जिनका एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, उनको इस तरह का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखा गया है वर्ल्ड वाइड. एंड 47% ऑफ एल्डर्स जिन्होंने इसका इलाज नहीं करवाया है, उनमें देखा गया कि सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन देखने को मिला, just because of untreated hearing loss. So the type of hearing loss, it can be of 2 types, unilateral और bilateral. Unilateral means अगर आपको दिक्कत है एक कान से सुनने में. Bilateral means जब आपको दोनों कानों से सुनने में दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसको बोलते हैं bilateral hearing loss. Now the type of hearing loss, so different type of hearing loss हमें देखने को मिलता है. जब भी अगर आप में से किसी ने कभी हियरिंग टेस्ट करवाया होगा, कान की जांच कभी करवाई होगी, तो आपको पता होगा, आई एम श्योर, कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है. सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है कभी हमारे कान में मैल हो जाती है, वैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से कान ब्लॉक हो जाता है. तो कभी कभी उसकी वजह से थोड़ी बहुत सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहा जाता है. अगर आपके कान के पर्दे में कुछ होल है, उसकी वजह से जो सुनने में तकलीफ होती है, तो उसके रिजल्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने मिलता है. अगर आपके कान में कुछ स्टक हो गया है, कुछ चला गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. या आपके कान में कुछ पानी आ रहा है, फ्लूइड है आपके कान में, तो उसकी वजह से ये तकलीफ हो जाती है, जो मेडिसिन से या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है. But when it comes to sensory neural hearing loss, हम कहते हैं कि जैसे नसों में दिक्कत हो जाती है, एज के साथ जो नसें कमजोर होने लगती हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसकी वजह से जो अभी मैंने बताया था कि सिग्नल ब्रेन तक जाता है, वो सिग्नल प्रॉपरली नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से सुनने में आपको तकलीफ होती है. प्रीति, बिफोर यू गो अहेड, नयना सोमैया मैम ने हैंड रेज किया है, उनको कुछ डाउट पूछना है. हाँ जी, नयना मैम प्लीज माइक म्यूट करके प्रीति मैम से पूछ लीजिए. हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, कुछ पर्टिकुलर हेयर लॉस ऐसे होते हैं कि आपको कुछ चीजें तो सुनाई देती हैं अच्छे से, और कुछ चीजों में आपको 10 बार भी बोलेंगे तो होता नहीं. मेरी मम्मी के साथ वैसा होता है, वो कुछ चीजों में तो हमसे भी ज्यादा अच्छा सुन लेती हैं. तो अभी मैं मैम इसी पे ही एक आगे मेरा स्लाइड है जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है. सो जस्ट अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये समझ में आएगा. ओके, थैंक यू. बाकी सब सदस्यों से भी निवेदन है कि आप लोग को कुछ डाउट या कुछ पूछना है तो आगे एक क्वेश्चन और आंसर का सेशन के लिए 5-10 मिनट अलग से रखे गए हैं, तो आप लोग हैंड रेज करके रखिए. मैं उसी हिसाब से एक एक करके सबका नाम लूंगी और उसी ऑर्डर में हम आप सबके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे. तो जिसको भी पूछना आप हैंड रेज करके रख लीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए. प्रीति मैम खुद आपके डाउट्स एक साथ सॉल्व करेंगे. ओके मैम, प्लीज गो अहेड. सो ये जो आप ऑडियोग्राम देख रहे हैं, आप जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, सो ये शो करता है हमारा फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी पे हम आवाज सुन रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी का साउंड है. एंड जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये होता है हमारा वॉल्यूम या लाउडनेस, कि कितना ऊंचा आवाज हम सुन सकते हैं. सो जो नॉर्मल हियरिंग रेंज होती है वो आप जो देख रहे हैं 20. सो 0 to 20, रादर 0 to 15 इज द नॉर्मल हियरिंग रेंज जहाँ पे हमें सुनना चाहिए. तो बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे भी मैम ने क्वेश्चन किया कि कुछ आवाजें उनके मदर बिल्कुल ठीक सुनते हैं, कुछ आवाज वो नहीं सुनते हैं. तो ये प्रॉब्लम तब देखने मिलती है जब आप देख रहे हैं कि ये जो साउंड्स हैं ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स है, एंड कुछ आवाजें जो राइट हैंड साइड पे हमें दिख रही हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स है.
सो सपोज अगर आपको एक स्लोपिंग काइंड ऑफ हियरिंग लॉस है जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज आप बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं बट हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लॉस है, तो उस केस में हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे एक मेल वॉइस होती है तो वो हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे कोई फीमेल, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। सो ये अमिताभ बच्चन जी की आवाज जैसे भी आपने सुना, दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड। लो फ्रीक्वेंसी साउंड मींस जो भारी आवाज होती है वो हम कभी कभी बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, बट जैसे ही सो ये जो भी आपने आवाज सुनी एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड थी, तो ये जो आवाज होती है फीमेल वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है। तो कभी आप देखोगे कि आप फीमेल वॉइस अच्छे से नहीं सुन पाते हो, वेरएज जब मेल वॉइस की बात आती है तो आप वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो, समझ पाते हो कि कोई क्या बोल रहा है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले वर्ड्स होते हैं और कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधी बात आप अच्छे से समझ जाओगे, आधी बात आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप नॉर्मल लेवल पे नहीं सुन पा रहे हो, आप थोड़ा सा ऊंचा उस लेवल पे सुनते हो, इसलिए समझने में आपको दिक्कत आएगी। सो इस हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। आप किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। सो जब भी आपको कभी लगता है कि कुछ हियरिंग लॉस सिम्टम्स लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, सो इस तरह का एक टेस्ट आप देखोगे कि हमेशा परफॉर्म करा जाएगा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास टेस्टिंग के लिए जाओगे। सो जो रेड सर्कल्स आप देख रहे हो ये राइट ईयर इंडिकेट करता है एंड द ब्लू क्रॉस जो आप देख रहे हो दिस इंडिकेट्स योर लेफ्ट ईयर। सो लाइक आई सेड 0 to 15 इज द नॉर्मल हियरिंग रेंज। अगर ये 15 के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स कि आपको हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया है। सो दिस शेडेड रीजन इंडिकेट्स कि आपका नॉर्मल हियरिंग रीजन है। सो दिस ये जो टेस्ट है ये आप किसी क्लिनिक पे जाकर भी करवा सकते हो, ये आपके घर पे भी हो सकता है, ऑडियोलॉजिस्ट आपके घर पे आकर ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एंड इवन ऑन फोन थ्रू सम एप्लीकेशंस आल्सो हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। सो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की नॉर्मल हियरिंग होती है एंड थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि अगर आपका हियरिंग लॉस अगर इन द रीजन ऑफ 20-25 अगर आ रहा है तो अब वो स्लाइट हियरिंग लॉस है, जहां से हमें पता चलता है कि हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया है, वो आपका अर्ली स्टेज ऑफ हियरिंग लॉस है। एंड देन उससे जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो आप देखोगे मॉडरेट कैटेगरी ऑफ हियरिंग लॉस हो जाता है जिसमें आपको 40% to 45% लॉस हो जाएगा एंड आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई क्या बात कर रहा है आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कुछ लोग का अच्छे से समझ में आएगा, कुछ लोग का अच्छे से समझ नहीं आएगा। देन कम्स अ स्टेज जहाँ पे सीवियर हियरिंग लॉस होता है। सो इस केस में आप 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, कोई आपके पास बैठ के बात कर रहा है तो आपको समझने में तकलीफ होगी, कोई दूर से बात कर रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत पास जाके आपको बात करनी पड़ेगी। एंड लास्ट स्टेज होती है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, जहाँ पे बहुत लाउड साउंड भी आपको नहीं सुनाई देंगी, टीवी का वॉल्यूम बहुत लाउड करने पे भी नहीं सुनाई देगा। सो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगी तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा एंड अगर आप में से कोई मुझे ये एक्सप्लेन करेगा कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया है, सो इट विल बी ग्रेट। प्रीति मैम, एक सेकेंड, आप एक बार पॉज कर देंगे वीडियो? यस।
उसमें ना साउंड एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप दोबारा इसको स्क्रीन शेयर कीजिए और सिर्फ वो स्लाइड का जो टैब है ना, आप वो शेयर कीजिए। टैब से सिर्फ 100% साउंड आएगा, एंटायर स्क्रीन नहीं आता है। But there's nothing to hear actually. अच्छा, there is nothing to hear. This is mute video. Just a visual. हाँ, ठीक है। अगर कुछ हियरिंग वीडियो है तो उसके लिए टैब शेयर कर लेना नहीं, उसमें। that's not a नहीं hearing है। video. हाँ, ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। okay. So, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इस वीडियो में क्या बताया गया था एग्जैक्टली? हैंड रेज कीजिए जिसको एक्सप्लेन करना है। ओके, मीनाक्षी मैम, आपने हैंड रेज किया है। आप लोग, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। मैम, इसमें वो हस्बैंड जो है वो सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ को कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर के पास जाकर के डिस्कस करता हूँ। Yes. तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप जो है वो टेस्ट करिए। एक पहले 40 फीट पे खड़े हो करके थोड़ी दूर पे उनको नॉर्मल वॉइस में कुछ बोलिए। अगर वो नहीं सुन पाती हैं तो 30 फीट पर खड़े हो करके नॉर्मल वॉइस में बोलिए। Yes. तो वो उसी दिन शाम को ये टेस्ट परफॉर्म करते हैंगे। तो वो 40 फीट पर पहले खड़े होके बोलते हैंगे, उनको लगता है उनकी वाइफ ने नहीं सुना है। फिर 30 फीट पर खड़े होके बोलते हैं, फिर और आगे जा करके वो बोलते हैं, उनको लगता है उनकी वाइफ ने नहीं सुना है। फिर उनकी वाइफ कहती है कि मैं 5वीं बार तुमको बोल रही हूँगी और तुम्हें नहीं समझ आ रहा हैगा। तो उनको लगता है कि हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो मेरी वाइफ में नहीं है, मुझ में ही है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सो बहुत बार ऐसा होता है जब हम पेशेंट्स देखते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, हम बताते हैं कि आपको सुनने में ये प्रॉब्लम है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारी सुनाई में नहीं है, बल्कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्लियर बात नहीं कर रहा है, वो बहुत धीरे बोल रहा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी हियरिंग में होती है कि हम उनको सुन नहीं पाते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा। सो एग्जैक्टली यही इस वीडियो में बताया गया था कि समटाइम्स वी फील दैट द प्रॉब्लम इज विद द अदर पर्सन, बट प्रॉब्लम जो होती है एक्चुअली वो हमारे साथ होती है कि हम वो सुन नहीं पाते हैं। ओके, सो साइंस ऑफ हियरिंग लॉस क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि साइंस क्या होते हैं जिससे हम थोड़ा डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें सुनने में प्रॉब्लम है या नहीं है। सो पीपल अराउंड यू सीम टू मम्बल। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने जो लोग बात कर रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, बट आवाज आ रहा है कि वो कुछ बात कर रहे हैं। या आप लोगों को बार बार रिपीट करने बोल रहे हो, जब भी आप कुछ बात करते हो उनसे या आपसे वो कुछ बात करते हैं, तो आपको बार बार उन्हें रिपीट करवाना पड़ता है। आप सुन सकते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन साइन ऑफ हियरिंग लॉस। डिफिकल्टी फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन, बात करने में दिक्कत होना, स्पेशली जब आसपास कुछ एनवायरमेंटल नॉइज या कहीं पे आप शोर में बैठे हो, वहां पे बात समझने में प्रॉब्लम आना इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ हियरिंग लॉस। जब आप टीवी देख रहे हो या आप रेडियो सुन रहे हो तो उसका वॉल्यूम लाउड करना, नॉर्मल से थोड़ा सा लाउड करना इज ऑल्सो
वन साइन, एंड कैन नॉट हियर हाई पिच साउंड्स, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ आवाजें हमें नहीं सुनती है, जैसे डोरबेल हो गया या फीमेल वॉइस हो गया, बर्ड्स का आवाज हो गया. सो दिस इज ऑल्सो वन साइन ऑफ हियरिंग लॉस कि कुछ फ्रीक्वेंसीज पे आपको वो लॉस स्टार्ट हो चुका है. सो टिनाइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको कान में अपने आप से कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ रिंगिंग साउंड या बजिंग साउंड, कुछ ऐसा आपको कान में आवाज आती है. इवन व्हेन एनवायरनमेंट में आपके आसपास कोई आवाज नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, बट फिर भी आपको वो आवाज सुनाई देगी आपके कान में. सो ये किसी भी रीजन से हो सकता है. सो हियरिंग लॉस की का ये एक वन ऑफ द सिम्टम है टिनाइटिस. आपको कुछ कान में ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से ये आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है. अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से ये आवाज आती है. सो इसकी वजह से ये एक कंटिन्यूअस टिनाइटिस साउंड है जो आपको पूरा दिन भी सुनाई दे सकता है और कभी कभी भी आपको ये आवाज आ सकती है. सो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं. सो जिसमें हम एक थेरेपी करते हैं जिसे कहा जाता है टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी. अगर आपको थेरेपी से इम्प्रूवमेंट होता है, वेल एंड गुड. अगर थेरेपी से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हियरिंग डिवाइसेस में हमारे कुछ फीचर्स हैं जो पर्टिकुलरली टिनाइटिस के लिए होते हैं, जो कि लगाने के बाद आपको टिनाइटिस में काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा. अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड. अगर आपको पता चल गया है कि आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है. सो ENT एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना रहेगा इसके लिए. सो ऑडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर, एक कान के आपके स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपका कान चेक करते हैं एंड आपका हियरिंग टेस्ट करते हैं. सो सबसे पहले एक ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है. तो जो आप अभी देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसके थ्रू देखा जाता है कि आपके कान में कोई वैक्स नहीं है, कोई इंजरीज नहीं है, आपके कान के पर्दे में कोई होल नहीं है. सो पहले वो एग्जामिन किया जाता है एंड वंस दिस इज एग्जामिन्ड तो आपको PTA टेस्ट, जो मैंने भी पीछे बताया था, उसके लिए आपको लेकर जाया जाएगा. एंड देन इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है एक साउंड प्रूफ रूम में, बूथ में. सो आपको अंदर चेयर पे बिठाया जाता है जिसमें आपको हेडफोन्स लगा के कहा जाता है कि जब भी आपको आवाज सुनाई देगी आपको अपना हैंड रेज करना है या आपको कोई बटन दिया जाएगा जो आपको प्रेस करना होता है. एंड इस टेस्ट के थ्रू हमें आपके थ्रेशहोल्ड्स पता चलते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप किस लेवल पे सुन रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बना के दी जाती है जिसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. सो ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस. सो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ईयर इन्फेक्शन या वैक्स ब्लॉकेज की वजह से हियरिंग लॉस अगर आपको हुआ है तो उसके लिए आपको ENT डॉक्टर के पास भेजा जाता है इन्फेक्शन की मेडिसिन के लिए, या अगर आपके कान में वैक्स है तो उसको क्लीन करने के लिए या आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं. अगर वो हार्ड वैक्स है तो आप डॉक्टर के पास भी जाके वो क्लीन करवा सकते हैं. सो अगर ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन या वैक्स या ब्लॉकेज की वजह से नहीं है, सिर्फ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, जो नसों की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत कॉमनली एज रिलेटेड हियरिंग लॉस देखा जाता है, हियरिंग लॉस में देखा जाता है. सो इसके लिए हियरिंग एड इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव. हियरिंग लॉस होता है कान की एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस होता है कान की मशीन, जो कि अलग अलग तरह की मशीन होती है. डिपेंडिंग ऑन योर लॉस वो आपको रेकमेंड किया जाता है बाय योर ऑडियोलॉजिस्ट कि आपको कौन सा मशीन लगाना चाहिए. सो इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यू कैन वेयर. ये आप कान के पीछे भी लगा सकते हैं या कान के अंदर भी लगा सकते हैं. सो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर. सो इट इज जस्ट लाइक स्पेक्स. जैसे हम आंखों के लिए चश्मा लगाते हैं वैसे ही कानों के लिए मशीन होती है. सो जितना जल्दी हम इसको ट्रीट करते हैं उतना ज्यादा ये हेल्प करता है. अगर बहुत ज्यादा हम टाइम करते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के बाद अगर हम मशीन लगाना चाहें भी तो वो उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है जितना आप अर्ली स्टेज पे अगर इसको ट्रीट करते हैं और लगाते हैं, जितना उस टाइम पे वो आपको हेल्प कर सकता है. सो इट इज जस्ट लाइक योर विजन लॉस.
So these are the different type of hearing aids that are available. So सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कान के अंदर की मशीन होती है. सेकंड जो मशीन आप देख रहे हैं, this again goes inside the canal, so बहुत कम visible होता है. And third type of hearing aid is also a custom hearing aid which is in the canal hearing aid. And then you can see RIC, slim RIC hearing aid होता है कि कान के पीछे से आप मशीन लगाते हो, थोड़ा सा और क्लियर व्यू में इसका आपको दिखाऊंगी. सो दिस इज वन टाइप ऑफ हियरिंग एड जिसको हम बोलते हैं स्लिम RIC हियरिंग एड. सो इसको कान के पीछे लगाया जाता है. जो रबर पार्ट आप देख रहे हैं ये कान के अंदर जाता है और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल आपके कान के पीछे जाता है. एंड अनदर टाइप ऑफ हियरिंग एड इज इस तरह की एक मशीन होती है अभी. सो जो बिल्कुल छोटे ईयरबड्स जैसे आप गाने सुनने के लिए यूज करते हैं, तो वैसा ही सिमिलरली एक हियरिंग एड है जो आप बिल्कुल कान के अंदर लगाते हैं और वो पूरा फिक्स हो जाता है. एंड ये इसका केस है जिसमें डाल के आप इसको चार्ज कर सकते हैं. सो दिस इज अ रिचार्जेबल हियरिंग एड. देन दिस इज थर्ड टाइप ऑफ हियरिंग एड जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कान के अंदर बिल्कुल चला जाता है, जिसका विजिबिलिटी बहुत कम होता है. देन यू हैव दिस स्मॉल RIC हियरिंग एड. अगेन ये जो पार्ट है कान के पीछे जाता है और ये जो रबर आप देख रहे हो दिस विल गो इनसाइड योर ईयर, ये कान के अंदर जाएगा. एंड देन दिस इज लास्ट टाइप ऑफ हियरिंग एड. जब लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये एक तरह का BTE हियरिंग एड होता है जो अगेन आपके कान के पीछे लगाया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स जो डिपेंडिंग ऑन द लॉस दैट यू हैव आपको रेकमेंड किया जाता है बाय योर ऑडियोलॉजिस्ट. So how to protect your ears? आपको पता चल गया कि आपको सुनने में दिक्कत है तो आपने ट्रीटमेंट भी लिया उसका. बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग. सो अगर आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हो एंड आपके साथ कोई बैठ के सुन पा रहा है कि आप वो क्या म्यूजिक सुन रहे हो, दैट मीन्स इट इज टू लाउड. सो जब भी आप फोन पे या ईयरफोन्स भी यूज करते हो कुछ टाइम के लिए, तो मेक श्योर कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए. कान में अगर कुछ पानी आ रहा है या कान में दर्द हो रहा है, ईयर पेन की कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको ENT को दिखाने के लिए जाना चाहिए. उसको बहुत लंबे टाइम तक निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. Do not use sharp objects to clean your ears. बहुत लोग को आदत होती है कि जो भी कुछ पिन हो या कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कान में डाल के हमेशा कान साफ करते हैं, या इचिंग होता है तो हम उसको यूज करते हैं और टू क्लीन योर ईयर्स. तो वो यूज हमें नहीं करना चाहिए. इवन ईयरबड्स भी हमें कान साफ करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए. सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि once in 6 months आप अपने ENT डॉक्टर को ईयर क्लीनिंग के लिए जरूर जाके विजिट करें. एंड अगर थोड़ा सा वैक्स है तो आप अपना वैक्स थ्रेड या ईयर ड्रॉप्स डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं घर पे. जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर वाली जगह है, लाउड म्यूजिक है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उस जगह पे नहीं रहना चाहिए. ऐसा जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट यूज ईयरबड्स. प्रिवेंट ईयर इन्फेक्शन. अगर पहले कभी आपको कुछ इन्फेक्शन रहा भी है, सो नहाते टाइम इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप कान में कॉटन डाल के नहाने जाते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स, की फर्दर इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए. So above 50 years, it is very very important कि आप ये hearing test once in 6 months जरूर करवाएं. So even if आपको बहुत slight degree of hearing loss भी है, अगर वो टाइम पे पता चल जाता है तो टाइम पे उसको ट्रीट करा जा सकता है. बट अगर ये बहुत ज्यादा देर हो जाती है, ये लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, then it is very difficult to treat such kind of hearing losses. So if age-related hearing loss is found, so early rehabilitation is very very important with hearing aids. So क्या होगा अगर आप अपना hearing loss को treat नहीं करोगे? क्या reactions होते हैं to untreated hearing loss? So इसकी वजह से आपको anxiety feel हो सकता है. You will be having this emotional detachment, isolation. You will start avoiding communications because बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर एक group conversation में है और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है,
दो लोग तीन लोग आपस में जो बात कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो अंडरस्टैंड करना, तो हम स्टार्ट कर देते हैं उस सिचुएशन को अवॉइड करना। हम उस ग्रुप में जाकर ही नहीं बैठते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, बात नहीं कर पाएंगे, सो इट्स बेटर नॉट टू सिट देयर इन दैट ग्रुप। सो इसकी वजह से हम कम्युनिकेशंस अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, एंड विच इन टर्न लीड्स टू डिप्रेशन एंड आइसोलेशन। सो हियरिंग लॉस की वजह से अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो कम्युनिकेशन अफेक्ट होना स्टार्ट होगा, सोशल एंगेजमेंट हमारा कम होगा, हम लोगों में उठना बैठना बहुत कम करते हैं इसकी वजह से, एंड ऑल्सो इसकी वजह से कॉग्निशन भी बहुत ज्यादा इम्पेयर होता है, हमारी समझने में, मेमोरी में, बहुत सारी मेंटल हेल्थ पे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, which in turn impacts your quality of life. So this is a video of a patient, एक मेरे पेशेंट है जिन्होंने हियरिंग एड लगाया था। पहले उनको बहुत प्रॉब्लम था सुनने में, टिनाइटिस का प्रॉब्लम रहता था, बहुत आवाजें आती थी, एंड जब उन्होंने हियरिंग एड यूज करना स्टार्ट किया तो ये उनका रिएक्शन था। सो आप ये सुन सकते हैं, एंड प्लीज कंफर्म इफ यू कैन हियर। आपको अगर ये ऑडियो सुनाई देता है ठीक से, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ, जैसे सिर में दर्द होना, सिर में झंझनाहट होना, रात में जैसे मेरा नींद खुल जाना है तो फिर सोने के लिए मुश्किल होना मेरे को। तो जैसे अब यहाँ के आपके साथ से मैंने ये जो मशीन के लिए बात किया, आपने ये मशीन दिया मेरे को, ये लगाने से मेरे को बहुत फायदा हो रखा है। सिर का झंझनाहट भी, दर्द भी नहीं है, सुनाई में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है दिन पर दिन, बस यही चीज है। ठीक है, तो मशीन लगा के आपको फायदा मिल रहा है। जो कान में जो आवाज हो रही थी वो भी खत्म हो गया, आपको नींद आना अभी अच्छे से नींद भी आ पा रहा है और सुनने में भी आसान हो रहा है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहो कि अभी आपको कैसा लग रहा है इनके साथ बात करके? मेरे मैसेज से आपने सुना होगा, ये बिल्कुल हकीकत है और इनको मैंने लेके आया यहाँ जगह। तो मैंने फिर यहाँ डॉक्टर साहब बताया कि ये मशीन लगाना है, मतलब ईयरिंग के लिए और ईयरिंग के लिए। तो वो लगाने के बाद, ईयरिंग लगाने के बाद बहुत अच्छा होगा मेरे मिसेज को, तो मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहब को मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। This is Now another you're going to tell about how you're finding. Rita, I'm now satisfied. I was concerned at first, but since you've taken all this trouble and given me this detailed test and adjustment, I'm very happy with it now. Thank you. Thank you, ma'am. तो जैसा आपने सुना कि हियरिंग एड लगाने के बाद नॉट ओनली द पर्सन जिसको वो मशीन लगा है, बट फैमिली मेंबर्स के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कम्युनिकेट करना अगर आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है या बहुत जोर से बोलना पड़ता है आपसे बात करने के लिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बार बार समझाना पड़ता है। सो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, जैसा आपने अभी वीडियो में देखा। सो अभी एक हम क्विज करेंगे जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखाएंगे एंड आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मिथ है और कौन सा फैक्ट है। सो आफ्टर दिस क्विज गेम, सो हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे जिसमें आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हैं। सो ये क्विज एक सेकेंड, सॉरी प्रीति, हाँ जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए सबका हैंड लोअर कर रही हूँ। अभी हम जब क्विज खेलेंगे तो आप आंसर देने के लिए हैंड रेज कर लीजिएगा, उसके बाद Q&A के लिए आप अलग से कर लीजिएगा। ओके, प्लीज गो अहेड प्रीति। ओके, सो साक्षी अभी आपके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो साक्षी इज आवर सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट हु इज वर्किंग एट HearClear, so you can take it forward, Sakshi. Hi, thank you for the introduction, Preeti. Good afternoon, everyone.
अभी कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगी, तो आपको एक एक करके बताना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, कितना आपने इसके बारे में क्या सुना है, कि ये सच है या झूठ है। ये सब आपको एक एक करके अपना माइक ओपन करके मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि कितना आपने प्रेजेंटेशन से समझा है या कितना आपने बाहर की दुनिया में सुना है कि हियरिंग लॉस क्या होता है या हियरिंग एड्स के बारे में क्या सुना है। तो ये जानने के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने इनके बारे में क्या सुना है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको सुनने की दिक्कत नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना ये मिथ है या फैक्ट है, तो आप में से कोई बताएगा तो। हाँ जी, राधा रानी बलवाल मैम, आप बताइए। माइक एंड म्यूट कर लीजिए मैम। राधा रानी मैम, आपका माइक म्यूट पे क्रॉस लगा होगा, उस पे आप अनम्यूट कर लीजिए। बात नहीं, तब तक प्रदीप सर आप माइक एंड म्यूट करके आंसर दे सकते हैं। जब सुन पा रहे हैं तो कितना क्लैरिटी से सुन रहे हैं, कितना, हाउ मेनी सिचुएशंस audio, I mean, we are able to hear clearly. That all depends. Generally, at this age, for me, I am telling you, around 80 to 90% of the time, I don't face much problem. But I know that I am having some problem. So, सुन रहे हैं बोलने से हर एक टाइम में it may not be this thing, depends upon the age. So at least 80% of the time, if we are able to manage, then there should not be much problem. We should not rush to doctors. यस सर, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सुन पा रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं है। तो समटाइम्स हमें सिर्फ माइल्ड लॉस होता है 20-30%, तो हमें पता नहीं चलता 1-to-1 कॉन्वर्सेशन या किसी भी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में, लेकिन आप जब टेस्ट कराते हो तो आपको पता चलता है। तो इट्स मैंडेटरी कि आप 60 के बाद तो हम जैसे आप नॉर्मल बॉडी चेकअप कराते हो, तो आप ये वाला टेस्ट भी जरूर कराओ, ताकि जितना जल्दी हो सके पता चले कि आपको सुनने की दिक्कत है या नहीं है। मैडम, जी सर, कितना परसेंटेज लॉस के बाद हियरिंग एड लेना जरूरी है? सर वो डिपेंड करता है कि आपकी डेली लाइफ में आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना क्या है। तो अगर आपको 25-30% भी है लॉस, तो भी आप हियरिंग एड्स पहन सकते हैं, अगर आपको आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो अगला स्टेटमेंट ये है कि सुनने की दिक्कत की वजह से सिर्फ बातचीत में या सिर्फ इट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन ओनली। तो ये मिथ है या फैक्ट है, कोई बता सकता है? गुरदीप कौर जी, आप अपना माइक म्यूट करके आंसर दीजिए। यस, हियरिंग लॉस ओनली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, ये फैक्ट तो है ही है, बट इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जो मैंने भी फेस की थी मेरे हस्बैंड के टाइम, क्योंकि उनको भी हियरिंग लॉस था। तो जब हम उनसे बात करते थे तो वो बार बार यही हैं बोल देते थे कि दोबारा रिपीट करो। तो उससे ना कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता था कि क्या कर रहे हो आप, सुन नहीं रहे आप ध्यान से। तो इस तरह हम उनसे बात कम ही करते थे। मतलब दिस वाज द फैक्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इससे कम्युनिकेशन तो अफेक्ट होता ही है, और भी चीजें अफेक्ट होती हैं। हाँ जी मैम। सो ये जो हमारे चक्कर आने की दिक्कत है या हमारा मेमोरी लॉस है, ये इन हियरिंग लॉस की वजह से ये सब भी दिक्कतें होती है, क्योंकि हमारे कान ही हमारा बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें चक्कर आने की दिक्कत या फिर जो ये डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस, इसकी दिक्कत और बढ़ जाती है, 3 times इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें भी होती हैं हियरिंग लॉस के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि हियरिंग लॉस किसी भी एज में हो सकता है। तो ये मिथ है या फैक्ट है?
जी राधा वर्धमान, ओके। राधा रानी मैम, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। राधा, यस हाँ जी, यस, ये फैक्ट है, किसी भी एज में हो सकता है। करेक्ट मैम, करेक्ट। तो कोई बता सकता है मतलब क्या रीजन है इसका कि किसी भी एज में हो सकता है? जैसे कि प्रेजेंटेशन में प्रीति ने बहुत कुछ बताया रीजंस, तो कोई एक दो रीजंस हैं जो आप बता सकते हैं? यस मैम, एक तो जैसे कई मेरे साथ भी हुआ है, ये पटाखों की, दिवाली पे पटाखों की आवाज से तो एक तेज पटाखा इतना छूटा कि उससे वास्तव में मेरे को थोड़ा सा, हालांकि टेम्परेरी था लेकिन हो गया था। ओके। और ये डीजे वगैरह से भी कई बार हो जाता है कंटिन्यूअस वहां बैठने से। जी जी मैम, कोई और है जो इसका आंसर देना चाहता है? हाँ जी, एसपी बंगर सर, आपने भी हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। एसपी सर, हाँ जी। Well, it is a fact. It all depends on the environmental condition where we are. Yes, sir. It can happen with any age. यस सर। तो रीजंस ये हमें बचपन से भी हो सकता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से बाद में भी एक्वायर हो सकता है, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है, किसी भी एज में हो सकता है। तो जो भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स लगे थोड़े भी, तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। सो अगली स्टेटमेंट ये है कि नॉइज कांट हर्ट मी अनलेस इट्स पेनफुल। सो शोर जब तक मुझे दिक्कत नहीं देगा, जब तक कि उसकी वजह से मुझे दर्द नहीं होता। तो इज इट अ फैक्ट और मिथ? जी, नैना सुमैया मैम, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। हाँ, ये एक मिथ है क्योंकि आवाज है, आजकल बच्चे वो कान में ईयरफोन लगा के सुनते हैं, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आगे जाके लॉस करेगा उनको, क्योंकि वो बहुत तेज बजता है। तो ये सोचना कि बस मुझे पेन नहीं हो रहा है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कई बार कोई एक्सप्लोजन ऐसा होता है जो नियर अबाउट पर्दे के जाके वो टकरा जाता है, लेकिन उतना नहीं आपको पेन किया रहता, लेकिन वो कभी नुकसान कर सकता है, छोटे बच्चों में ज्यादा करके कर सकता है वो। जी मैम, करेक्टली सेड। तो धीरे धीरे ये लॉस डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है तभी हमें नॉइज अफेक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे कम कम शोर से भी अगर आप उसे बहुत ज्यादा सुनते हैं, 8-9 घंटे तक रहते हैं उसमें, तो वो आपके कानों को इफेक्ट कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जब तक दर्द नहीं हो रहा तब तक आपको लगे कि मैं सुन सकता हूँ इतना नॉइज पे, ऐसा नहीं है। तो उनको मतलब खुशी मिलती है ना, इसलिए वो सुनते हैं। हमको अगर 1 घंटा भी लगा देंगे ना वो कान में, तो हम बोलेंगे ये क्या है तुम्हारा, मतलब मुझे तो लगता है वो माइंड भी वाइब्रेट, दिमाग भी, ब्रेन भी हो जाता है उससे। तो जी मैम, इसलिए अभी जो बच्चे यूज कर रहे हैं शायद आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम जी आएगा। मैम, डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, तो अवॉइड करना चाहिए, या फिर थोड़े कम लेवल पे हम सुन सकते हैं। मानते नहीं है ना, क्या करेंगे। ट्रू मैम। तो एक नेक्स्ट बहुत बड़ा मिथ है जो आप सबने सुना होगा कि कान की मशीन लगाने से मेरी सुनने की दिक्कत और बढ़ रही है। तो ऐसा आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ जी, कुशल चंद अग्रवाल सर, आपने भी हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। सर, आपका माइक अभी भी म्यूट पे है, आप वो जो माइक के बटन पे क्रॉस लगा हुआ है ना, आप उस पर टैप कर दीजिए तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ये सही नहीं है मैडम, इसे इम्प्रूव होती है। मैंने अभी लगाया हीरिंग महीने भर पहले, इसे मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सुनने में। जो पहले दिक्कत होती थी, टीवी हाई वॉल्यूम पे सुनता था या लोगों की बात नहीं समझ पाता था, अब वो समझ पाता हूँ, तो टीवी भी लो वॉल्यूम पे देख पाता हूँ। तो इससे फायदा होता है, ऐसा नहीं कोई फायदा नहीं होता इससे। जी सर, जी सर। कोई और है जिसने ऐसा कुछ सुना है? हाँ जी, रेखा सिंगला मैम, आपने भी हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक म्यूट नहीं, कीजिए। ये मिथ है एक्चुअली में। जैसे कई लोग होते हैं जो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते कि चश्मा लगाने से हमारी आंखों का और ज्यादा वो हो जाएगा, नंबर गिर जाएगा, तो इसलिए वो चश्मा, वो वैसे ही बिना चश्मे के चाहे दिखे ना, उनको काम करते रहते हैं। उसी तरह से कुछ ये वो भी लगता है उनको गिल्टी फीलिंग कि अगर हम लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे,
और हमें तो ऐसा ठीक सुनाई दे रहा है अभी से, ऐसे ही तो काम चलाते रहते हैं। तो ये मिथ है कि उसको लगाने से हमें कम सुनाई देगा या जी मैम, तो ये मिथ ही है, लेकिन अगर आप मशीन हाँ जी नयना मैम, आप प्लीज वेट कीजिए, नेक्स्ट उसका हम एक एक दो दो करके ही लेते हैं, आप वेट कीजिए प्लीज। हाँ जी साक्षी मैम, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये मिथ है, बट अगर आप कहीं से भी मशीन ले लेते हैं कान की, सपोज आपने ऑनलाइन मंगा ली या कोई सी भी मशीन ले ली जो आपके रिपोर्ट के हिसाब से सेट नहीं है, तो ये सच में आपके कान खराब भी कर सकती है। तो इसलिए आपको मशीन हमेशा एक ऑडियोलॉजिस्ट से टेस्ट करवा के, क्योंकि वो आपकी हर फ्रीक्वेंसी वाइज जितना आपको चाहिए गेन उतना ही आपको देते हैं। कंप्यूटर से आपकी रिपोर्ट जो है सेट होती है सॉफ्टवेयर से, तो ऐसे ही आप कहीं से भी मशीन नहीं ले सकते। वो आपको तभी फायदा करेगी जब आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट से जाके लेंगे, जो आपकी अच्छे से टेस्ट करके आपकी रिपोर्ट के हिसाब से मशीन सेट करेगा। ठीक है, अगर आप कहीं से भी ले लेते हैं, किसी चश्मे की दुकान से, किसी ऑनलाइन, तो वो आपको कभी, वो क्या होगा कि सारे लेवल्स पे एक जैसा गेन देगी। तो उससे क्या होगा कि जहां आपको गेन नहीं भी चाहिए वहां भी आपको गेन मिल रहा है, तो वो आपके समटाइम्स कान खराब कर सकती है। तो हमेशा आप एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक प्रोफेशनल के पास ही जाइए टेस्ट के लिए। सो नेक्स्ट है कि सिर्फ एक मशीन सफिशिएंट नहीं है, तो इज इट अ मिथ और फैक्ट? अच्छा नयना मैम, अब बताइए आप। अगर आपको दोनों कानों में दिक्कत है तो आपको क्या लगता है कि एक कान की मशीन सफिशिएंट है या नहीं है? नहीं, और दोनों कान में अगर अलग अलग प्रॉब्लम है तो उस टाइप से भी आपको लगानी पड़ेगी ना वो मशीन। ऐसा नहीं है कि इसमें एक अलग प्रॉब्लम है, वहां कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो आप एक ही टाइप का तो उस दोनों से नहीं कर पाएंगे ना। जी मैम, कोई और है जो बताना चाहता है कुछ? हाँ जी, गुरदीप कौर मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन के लिए नहीं हैंड रेज किया अच्छा, था, वो कोई बात पीछे नहीं किया था मैम, तब आपने बोल दिया नेक्स्ट कि वाले दो पे दो चले क्वेश्चन के लिए। जाते हैं। ठीक है, हाँ थैंक जी, यू। श्याम स्तोहित जी, आपने हैंड रेज किया है। ओके, लोअर हो गए हैं। आप मूव ऑन कर जाइए साक्षी मैम। ठीक है, तो अगर आपको दोनों कानों में दिक्कत है, तो अगर आप सिर्फ एक कान में मशीन लगाएंगे तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर आप शोर में है तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, लोकलाइजेशन इश्यू आएगा। तो हमेशा दोनों कानों में ही मशीन लगाना जरूरी है, ताकि आपका दोनों साइड इक्वली एक्टिव रहे, एक पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो इसलिए हमेशा दोनों कानों में मशीन लगाइए अगर आपको दोनों में दिक्कत है तो नेक्स्ट ये है कि दवाइयों से या किसी सर्जरी से आपकी सुनने की दिक्कत सही हो जाएगी, तो ये मिथ है या फैक्ट है? अगर आपको क्या मतलब नस कमजोर होने वाली दिक्कत है या फिर आपको इन्फेक्शन है, तो किस केस में ये मिथ है या क्या है, कोई बता सकता है? हाँ जी, नैना मैम प्लीज बताइए। हाँ, वो तो मतलब प्रॉब्लम वाइज है। अगर आपको सुनने में सर्जरी के लिए अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो वो कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है एज बड़ी होती है उससे जो नसों की वजह से होता है उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई कोई केस में अगर वो भी हो सकता है। पर वैसे अगर इन्फेक्शन से या कोई कान के पर्दे में कुछ हुआ है या आपने कोई चीज से खुरचा है और उससे कुछ हुआ है तो वो वाले तो हो जाते हैं इससे। जी मैम, अगर आपको जो जैसे कि प्रेजेंटेशन में बताया कि अगर आपके आउटर ईयर या मिडिल ईयर तक कोई दिक्कत है तो वो आपकी मेडिकेशन या सर्जरी से इम्प्रूव हो सकती है, अगर ईएनटी जहां तक कर सकता है वहां तक। जैसे कि आपको कंडक्टिव लॉस है, आपके पर्दे में छेद है या आपको कोई इन्फेक्शन है, तब आपको दवाइयां या सर्जरी काम करती है। लेकिन अगर आपको नस कमजोर होने वाली दिक्कत है तो आपको कोई सर्जरी और कोई मेडिकेशन काम नहीं करती, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन ही लगानी पड़ती है और कुछ नहीं है इसका सोल्यूशन। तो एक और मिथ है कि मशीन लगाने से बहुत मतलब कानों में पुअर साउंड क्वालिटी की आवाज आ रही है या पहनने में बहुत दिक्कत होती है, तो इज इट अ मिथ और फैक्ट? हाँ जी, नैना मैम प्लीज बताइए। हाँ, यही तो प्रॉब्लम मेरी मम्मी कर रही है कि वो लगाना ही नहीं चाह रही है। वैसे आजकल काफी इजी वाले आ गए हैं, पहले वाले
वो ऐसे धागा लटकता था और वो सब था, तो वो सब से होता था। लेकिन कैसा है कि जैसे हम पहले चश्मा नया नया लगाते हैं तो हमको क्या लगता है कि पहले तो मेरे को उसके बिना बहुत अच्छा दिखता था, अब मैं चश्मा पहनी हूँ उसके बाद मुझे उसके बिना कम अच्छा दिखता है। तो वैसे ही ये लगाने वालों के लिए भी रहता है, तो थोड़ा उनको ये अनकंफर्टेबल फील होता है। पर अगर एक बार वो ये समझेंगे कि नहीं, उससे मुझे कुछ बेटर भी हुआ है, क्योंकि एक ओरिजिनल रहता है और आप ऊपर से जो लगा रहे हैं उसका थोड़ा तो फर्क आना ही आना है। जी मैम, पर जी मैम, जी मैम। तो यस, ये एक मिथ ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर वो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से सेट नहीं है तो वो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं देगा, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी पे जितना गेन आपको चाहिए सिर्फ उतना ही देना पड़ता है ताकि आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिले। और आजकल के हियरिंग एड्स बहुत एडवांस्ड हैं, डिजिटल, फुल्ली डिजिटल है, तो आप उन्हें कैसे भी सेट कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये सब पहले के हियरिंग एड्स में ज्यादा आती थी, बट अभी इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर आपको आती है डिजिटल हियरिंग एड्स में भी तो आप जाके फाइन ट्यूनिंग करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। Okay. So thank you for participating everyone. So over to you, Preeti. Okay, thank you so much. मैडम एक सेकंड प्रदीप सर, एक सेकंड वेट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, प्रीति आप Q&A अभी लेंगी या फिर प्रोडक्ट के उसके बाद? सेकंड ना, ओके, हेलो, एक मिनट सर। हाँ जी, We can do Q&A right now. अच्छा ठीक है। हाँ जी प्रदीप सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, Hello, yes sir. yeah. See, I never used this hearing aid, but my grandson is having problem and is hardly 10 years old. This hearing aids, the problem is every 3 months we have to go for calibration and for this thing. Is it required? Why is it? A doctor is playing tricks with us, or every 3-4 months, 4-5 months we have to go and get the hearing aids again recalibrated or readjusted? Is it required? So usually it is recommended, जैसे मैंने अभी पहले presentation में कहा था कि once in 6 months it is very very important to get your hearing tested. So 6 महीने में एक बार हम normally कहते हैं कि hearing test करवाना important होता है. So similarly with hearing aid users also, so अगर आप hearing aid use कर भी रहे हैं, so it is always better कि अगर आप once in 6 months अगर visit कर सकते हैं to your audiologist, so that hearing aid भी एक बार check हो सकता है कि whether it is functioning properly, कुछ filters block नहीं है, या hearing test हम repeat कर सकते हैं just to keep a track कि hearing loss अभी same level पे है. अगर वो increase हो रहा है तो hearing aid की adjustment उस loss के according की जा सकती है. तो ऐसा नहीं कि hearing aid एक बार लगा लिया तो उसके बाद दोबारा कभी नहीं आना होता है. So it is a ongoing process definitely. So after every 6 months it is usually recommended कि आप clinic पे visit करो. That is always better. Okay, thank you. हाँ जी, जिसको और सवाल पूछने हैं आप लोग एक एक करके प्लीज हैंड रेज कीजिए, उसके बाद मैं जिसका नाम लूंगी वही माइक म्यूट करके पूछेगा। ओके, तो राधा रानी मैम आपको कुछ पूछना है, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। यस मैम, आई एम 78। लगभग 3-4 साल से मेरे को एक प्रॉब्लम यह है कि मैं आपसे जैसे बात करूंगी ऐसे सामने बैठ के तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सामने वाले को फील होगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 3-4 आदमी बैठे हैं तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। या जैसे टीवी की लाउड भी मेरे को थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, साउंड भी। So that is one of the signs of hearing loss. जैसे मैंने presentation में बताया कि अगर आपको television का volume थोड़ा सा रेज करना पड़ रहा है just to understand better, so that means you have some degree of hearing loss. बहुत ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं सुन सकते हो, but there are chances कि आपको 30-40% कुछ लॉस है जिसकी वजह से आप टीवी नहीं सुन पा रहे हो. एंड ऑल्सो ग्रुप
कम्युनिकेशन, ग्रुप कॉन्वर्सेशन में आपको वो डिफिकल्टी आ रही है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसीज आर अफेक्टेड नाउ। कुछ फ्रीक्वेंसीज पे आपको सम डिग्री ऑफ लॉस स्टार्ट हो गया है, एंड कुछ फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं आपकी नॉर्मल रेंज में है, जिसकी वजह से कुछ आवाजें आप फिर भी बेटर सुन पा रहे हो। सो आई वुड रेकमेंड यू कि बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी अपना हियरिंग टेस्ट करवा सकते हैं टू सी कि कितना लॉस आपको हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू योर लॉस आपको बताया जाएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे मीनाक्षी अग्रवाल मैम की तरफ। मीनाक्षी मैम प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे फादर की एज 90 है करीब, और उनको 3 साल से बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता हैगा। 2-3 बार उनको हियरिंग एड भी कोशिश की गई, मगर वो उलझन खाते हैं उससे, मैं नहीं पहनूंगा। अब ये पोजीशन हैगी कि उनको लिख करके बात करनी पड़ती है, वो बिल्कुल नहीं समझते हैंगे। और उनका ये भी हैगा कि वो खुद बोलते हैं तो बल्कि तेजी से बोलते हैंगे काफी। तो मैम क्या, अब वैसे तो हम लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर आपका प्रोग्राम देख करके ऐसा लगा, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हियरिंग एड के लिए फिर से कोशिश की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता है। डेफिनेटली, जैसे मैंने लास्ट बताया कि एक प्रोफाउंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है जिसमें बहुत लाउड साउंड भी हमें नहीं सुनाई देती है। सो एक जो मैंने आपको कान के पीछे वाला हियरिंग एड दिखाया था, सो वी हैव सुपर पावर हियरिंग एड्स अवेलेबल नाउ। सो जो पर्टिकुलरली इसी लॉस के लिए बनाया गया है कि जब आपको 90% 80% से ज्यादा हियरिंग डिफिकल्टी है, तो इस वाला हियरिंग एड को लगाकर हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स कितना बेटर हमें देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल नहीं सुनते हैं एंड बहुत लाउड बोलते हैं। लाउड बोलने का रीजन ही ये है बिकॉज अगर वो अपनी आवाज खुद नहीं सुन पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाउड बोलते हैं। सो आप एक बार एक हियरिंग टेस्ट करवा के, एंड जो सुपर पावर हियरिंग एड जो अवेलेबल है इन पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। डेफिनेटली देखा जाएगा कि इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं उस केस में भी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, मैंने चैट में हियर क्लियर का मिस कॉल नंबर लिखा है, ये 9642540400। तो वो पिन मैसेज है, एक गलती से मैंने दूसरा नंबर लिख दिया था, वो करेक्ट नंबर पिन मैसेज है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ूंगी रेखा सिंगला मैम की तरफ। रेखा मैम प्लीज माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे क्या होता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कम सुनाई देता है, लेकिन आज भी मेरा बेटा बोला कि आपको कम सुनाई देता है, आप अपना टेस्ट करवाओ। क्या हुआ, एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी, मेड बर्तन साफ कर रही है, नल भी खुला हुआ है, वो बाहर से बोल रहा है, तो मैं है कर रही हूँ, तो बोलता है करती हूँ, आप बार बार बोलना पड़ता है, आप अपना टेस्ट करवाओ जाकर। मैंने कहा ठीक है ले चलो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो हमेशा बोलता है कि आपको कम सुनाई देता है, आप जाके अपना टेस्ट करवाओ। और दूसरी बात ये, कभी कभी मुझे कान में ऐसा लगता है जैसे आपने बोला था बजिंग साउंड आती है, तो इस तरह से कभी झूम 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 इस तरह से किसी एक कान में लगता है। तो क्या ये शुरुआत है क्या मैम? डेफिनेटली जो साइंस एंड सिम्टम्स आपने बताए हैं, सो टिनाइटिस इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ हियरिंग लॉस जो देखा जाता है, बिकॉज जैसे जैसे हेयर सेल्स डैमेज होने स्टार्ट होते हैं उसकी वजह से ये आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इनिशियल स्टेजेस में ये देखा गया है कि जिनको प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे हियरिंग लॉस है, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे ये डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई है। इट इज ऑलवेज द पीपल अराउंड यू, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। सो वो सबसे पहले आपको बता सकते हैं कि अभी आप नॉर्मली जब हम आपको आवाज लगाते हैं तो आप नहीं सुन रहे हो, या आप दूर खड़े हो और हम कुछ बोल रहे हैं तो आपने करेक्ट आंसर नहीं किया है, कुछ और पूछा गया, कुछ और आंसर किया आपने। सो ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं हियरिंग लॉस के। एंड इनिशियल स्टेजेस में यही देखा जाता है कि हम जब बैठ के किसी से बात कर रहे हैं
है तो एवरीथिंग इज गुड, बट अगर हम थोड़ा सा दूर कहीं पे खड़े हैं और कोई हमें कुछ बोल रहा है, बुला रहा है, तो हमें प्रॉब्लम आती है समझने में। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार हियरिंग टेस्ट डेफिनेटली कराइए, एंड अगर कुछ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकलता भी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा कि इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो एंड क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जितना जल्दी आप टेस्ट कराओ, जितना जल्दी ये डिटेक्ट हो, उतना जल्दी ट्रीटमेंट होना इज ऑलवेज बेटर। बिकॉज जैसे अभी मैम ने बोला कि अभी उनके फादर को इतना ज्यादा लॉस हो गए कि अभी उनको ये भी डाउट है कि हियरिंग एड भी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो उस स्टेज तक लेकर जाना ही नहीं चाहिए। अगर हमें अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बता रहे हैं कि कुछ इशू लग रहा है हियरिंग के साथ, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप टेस्ट करवाओ, जस्ट टू कीप अ चेक कि कुछ प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर गुड टू गो, फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे भी। ओके, थैंक यू मैम। अब हम आगे बढ़ेंगे पीसी गुप्ता सर की तरफ। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी, सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट पे रखें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ऐसे हैंड का आइकन बना होगा स्क्रीन के बॉटम पे, आप हैंड रेज करके रखिए। जब आपकी बारी, सर स्क्रीन के बॉटम पे ऐसे आइकन बना है रेड बटन के जस्ट साइड में, रेड बटन के जस्ट साइड में सर आपकी स्क्रीन के बॉटम पे है। हाँ जी नरेंद्र सर, आपको ये कह रही हूँ मैं, स्क्रीन के बॉटम पे बना है, आप प्लीज उस पर टैप कर लीजिए, मैं फिर आपका ले लूंगी नाम चांस। हाँ जी पीसी सर आप तब तक पूछिए। मैडम मेरा भी क्वेश्चन वही। सॉरी पीसी सर एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आई एम सो सॉरी। हाँ जी प्लीज पूछिए। तो मेरी सिस्टर है, कब मेरी सिस्टर है 60 ईयर एज है, और जैसा भी मैडम ने कहा था कि वो कानों में उनके कभी 1 साल से कानों में झंझन रहती है, मतलब 24 घंटे रहती है करीब करीब। और वो हम बोलते हैं तो कुछ बातों को सुन लेती है, कुछ को नहीं सुनती है। तो घर में ऐसा होता है कि बोले अपने मतलब की बातें से सुन लेती हो और दूसरे नहीं होते हो, तो इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और जब कभी हम टेस्ट के लिए बोलते हैं तो बोलती है करीब मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। तो मेरा यहाँ पर है कि क्या कुछ मेडिसिन से भी कुछ संभव हो पाएगा ये चीज? So sir, it depends, again it depends on the type of loss कि उनको कौन सा type of loss है। अगर तो nerves का problem है, अगर inner ear में problem डिटेक्ट होता है तो उसके लिए हियरिंग एड इज द ओनली सॉल्यूशन। बट अगर कुछ आउटर ईयर प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है मिडल ईयर में, तो डेफिनेटली मेडिसिन से बेटर किया जा सकता है, या सर्जरी इज ऑल्सो वन ऑप्शन इन दैट केस। बट अगर ये नर्व्स का प्रॉब्लम है विच यू सेड 60 ईयर्स है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इनर ईयर प्रॉब्लम ही होगा इस केस में। तो उस केस में हियरिंग एड ही इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। बट वो अगर मना कर रहे हैं, मे बी उनको अभी शायद ये आइडिया नहीं है कि क्या क्या हियरिंग एड ऑप्शंस अभी अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। सो इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप उनको ये दिखा सकते हैं कि ये ऑप्शंस अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ऑटोमेटिक फीचर्स है, सो उस वेरी इजी टू यूज, वेरी स्मॉल इन साइज। सो ये सब हियरिंग एड ऑप्शंस अगर वो एक बार जाके देखेंगे, आई एम श्योर एक बार ट्राई करने के बाद जब उन्हें डिफरेंस पता चलेगा विद हियरिंग एड एंड विदाउट हियरिंग एड उनको कितना डिफरेंस लग रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे हियरिंग एड लगाना। जैसे अभी प्रेजेंटेशन में एक सर ने हियरिंग एड के बारे में बताया दैट इट्स बिन 1 month he has started using this hearing aid and he is very comfortable with the hearing aid. So जब तक आप यूज नहीं करते हो तब तक आप नहीं बता सकते हो कि वो कितना आपको इम्प्रूवमेंट, कितना आपका लाइफ को बेटर कर सकता है, इजी कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप थोड़ा उनको कन्विंस कर सकते हैं कहीं क्लिनिक पे ले जाने के लिए, या आप होम विजिट ट्रायल भी बुक कर सकते हैं। सो ऑडियोलॉजिस्ट आपके घर पे आके वो टेस्टिंग करेंगे, आपको जो भी ऑप्शंस हैं वो दिखाएंगे क्या हियरिंग एड लग सकता है, एंड देन शी कैन टेक अ ट्रायल एटलीस्ट फॉर अ डे और 2 दिन मशीन लगा के देखे कि उनको कितना बेटर लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली शी कैन डिसाइड कि उनको मशीन लगाना है नहीं लगाना है। सो वो उनका कंप्लीटली उनका डिसीजन होगा। मैडम ये ऐसा क्या होता है कि कुछ बातें हमारी सुन लेती है और कुछ बातें वो नहीं सुनती है, तो ये क्या उनका खुद का वो है क्या ऐसा? एक्चुअली
जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है व्हेन देयर इज अ स्लोपिंग हियरिंग लॉस। सो उस केस में क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स उनको सुनाई देता है, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स उनको उतने अच्छे से नहीं सुनाई देता है, नंबर 1। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द अटेंशन ऑल्सो, कि अगर जिस टाइम आप उनसे बात कर रहे हो और उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है तो डेफिनेटली वो नहीं समझ पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे आपने क्या बोला है। सो अटेंशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल, कि जब आप बात कर रहे हो अगर अटेंशन इधर, ध्यान इधर है आपकी तरफ, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बट अगर फिजिकली वहां है, मेंटली कहीं और है, ध्यान नहीं है, तो आप कितना भी लाउड बोलो वो नहीं सुनाई देगा उनको कि आप क्या बात कर रहे हो। बट डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, सो ये उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, उसी की वजह से ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम सर। ओके, थैंक यू पीसी सर। हम आगे बढ़ेंगे दिलीप कुमार सर की तरफ। दिलीप सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दिलीप कुमार मिश्रा सर। हाँ जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मुझे ना हियरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ा सा मेरा नॉलेज या अवेयरनेस लिए मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने बताया कि ये जो है हमारा रेगुलर बेसिस हम लोग का टेस्ट करवाना चाहिए सो दैट कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग को पता चले। तो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो ईयरबड है वो कितना सेफ है यूज करना, क्योंकि हर घर में हम लोग को मिल जाता है ईयरबड, अच्छा कंपनी का होता है। अगर हम लोग कहीं पर मार्केट में जाते हैं या बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो भी वेंडर्स वगैरह होते हैं ये 10 रुपया 20 रुपया में भी ईयरबड्स जो है पैकेट जो भी वो भी सेल करते हैं वहाँ पर। तो ये चीज मुझे जानना है कि नहीं ईयरबड यूज करना कितना सेफ है, कि यह हमको ईयरबड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। Okay, so like I said, earbuds use आप नहीं करो, it is always recommended. So I always tell all my patients not to use earbuds because कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कान में बहुत हल्का सा भी वैक्स यहाँ पे होता है तो हम उसको क्लीन करने के चक्कर में उसको और पुश करते जाते हैं कान के अंदर अनइंटेंशनली। सो जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके हम पुश कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ टाइम जो वो बिल्कुल हार्ड वैक्स बन जाता है कान में, एंड उसकी वजह से आपको फिर ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप घर पे वो चीज नहीं करो या बहुत अगर डीप इंसर्शन आप करते हो, बहुत अंदर लेके जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपना ईयर ड्रम रप्चर कर सकते हो, आप वो उसमें होल होने के चांसेस होते हैं, या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट भी अगर आप यूज कर रहे हो। सो ड्यू टू दीज रीजंस हमेशा कहा जाता है कि आप ईयरबड्स चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड क्वालिटी आप यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आपको ईयरबड्स यूज नहीं करना चाहिए। आप ईयर ड्रॉप्स रख सकते हैं, क्लियर वैक्स करके आता है, वैक्स ड्रॉप्स आता है। सो अगर थोड़ा बहुत वैक्स आपको लग रहा है कान में है, सो यू कैन पुट 2 drops in a day एंड वो धीरे धीरे करके अपने आप क्लीन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट वैसे इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको ईयर क्लीनिंग भी करवाना है, सो आफ्टर एवरी 6 months, आफ्टर एवरी 5 months आप अपने ENT डॉक्टर के पास जाके आप अपना ईयर क्लीनिंग करवा सकते हैं, वैक्स रिमूवल करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईयरबड्स। थैंक यू सो मच मैम। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले एक्चुअली मेरा बेटी को ऐसे ही मतलब जो नॉर्मली घर पे प्रैक्टिस होता ही रहता है, हम लोग का घर पे ईयरबड रखते हैं, और जैसे अच्छा ब्रांड का जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि अच्छा कंपनी का जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, तो ऐसे ही हम लोगों ने उसका कान में ऐसा कुछ शायद दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, काफ़ी छोटी थी, तो उस टाइम में हम लोगों ने ये उसको ईयरबड में हम लोग साफ करने के लिए कोशिश किए थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो ईयरबड का जो ये है ना कटन जो है वो उसका कान में जो है वो रह गया, एक्चुअली स्टिक बाहर आ गया और ये जो है कटन जो है ये रह गया, ये ऑलमोस्ट रात का 11-12 बजे। सो नॉर्मली क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली एक होता है, इतना रात को डॉक्टर भी मिलते नहीं है, तो साइकोलॉजिकली पूरा होल नाइट जो है हम लोग पेरेंट्स से या बच्ची दोनों जो है वो तो रोती रहती है कि नहीं चलो क्या हो गया मेरे कान में, कैसे ये निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट होल नाइट स्पेंट मतलब बहुत ही परेशान हम लोग थे। नेक्स्ट डे सुबह जाके फिर हम लोगों ने ये कटन को जो है बाहर निकाला था। तो जैसे आपने बताया कि नहीं ये जो हमको ये अवॉइड करना चाहिए, तो एटलीस्ट ये सभी को ये वाला चीज जो है जानकारी ये वाला होना जरूरी भी है कि एटलीस्ट इसको हम लोग को डॉक्टर के पास जाके ही हमको जो भी करना है ये वाला क्लीनिंग का काम करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। Absolutely correct. We've seen so many cases जिसमें ऐसा ही हुआ कि
हम ईयरबड्स यूज कर रहे थे एंड उसकी वजह से ईयर ड्रम में परफोरेशन हो गया, होल हो गया, या ईयर पेन स्टार्ट हो गया आफ्टर यूजिंग ईयरबड्स, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि कितना अंदर हम लेके जा रहे हैं, या हमें नहीं पता है कि हम कितना वैक्स को अंदर पुश कर रहे हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप घर पे अपने आप से वो चीज नहीं करके किसी डॉक्टर से करवाएं तो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करना, स्पेशली जैसे सर के केस में हुआ कि रात को इतना प्रॉब्लम हुआ, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड. अब हम आगे बढ़ते हैं नरेंद्र कोटीपुरी सर के पास. नरेंद्र सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए. नरेंद्र सर, रेड बटन के जस्ट साइड में ना माइक का ऑप्शन होता है, उस पर क्रॉस लगा होगा, अगर आप उस पर टैप करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा. ओके, कोई बात नहीं सर, अगर माइक म्यूट नहीं हो रहा है तो आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है. तब तक हम आगे बढ़ते हैं रंजन मोदी मैम की तरफ. रंजन मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक. अच्छा रंजन मैम, आप एक मिनट वेट कर लीजिए, नरेंद्र सर ने अनम्यूट कर लिया है. हाँ जी नरेंद्र सर, पूछिए आपको क्या सवाल पूछना है. सो सॉरी सर, बहुत ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप प्लीज वेट कर लीजिए. हाँ जी रंजन मैम, आप पूछिए. Ranjan ma'am, are you there? Can you hear me? She can't hear me, I guess. Preeti, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. चलिए हम आगे बढ़ते हैं भरत भूषण खंडेलवाल सर की तरफ. भरत सर, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए. राधे राधे. राधे राधे सर. हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा. सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए. और 2 क्वेश्चन है मेरे. एक तो ये है कि ईयरबड्स का यूज क्या है, और दूसरे नंबर पे पहले क्या था कि हमारी माताएं और हमारी दादी माँ सरसों का तेल गरम करके कान में डाल देती थी, गुनगुना करके, मतलब इतना ज्यादा तेज नहीं, बहुत हल्का सा. तो वो कितना सही है और कितना सेफ है? ओके, सो पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर करती हूँ कि ईयरबड्स क्यों यूज नहीं करना है. सो मैंने पहले आपको बताया कि ईयरबड्स यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. डेफिनेटली ईयरबड्स इसीलिए बनाया गया है कि उसको कान को क्लीन करना होता है, बट अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक ईयरफोन्स बनाए गए हैं जो हमारी सुविधा के लिए बने गए हैं कि अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो या कुछ वीडियोस देख रहे हो तो आप हमेशा वो कान पे लगा के सुन सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. बट डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं. अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए वो सुन रहे हो तो वो आपकी हियरिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, हियरिंग पे उसका बहुत गलत असर हो सकता है, उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है. सो सिमिलरली ईयरबड्स का भी ऐसा ही है, बनाया वो क्लीनिंग के लिए गया है, बट अगर आप घर पे खुद से करोगे उसको क्लीन तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से. जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत अंदर अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपका कान का पर्दा बिल्कुल पास में होता है, तो आप उसको रप्चर करोगे. अगर आप थोड़ा सा भी वैक्स बाहर निकालते आधा वैक्स आप अंदर पुश कर दोगे. तो इसलिए हमेशा मना किया जाता है कि ईयरबड्स यूज नहीं करना है. एंड टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, सो आई नो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर कान में कुछ इचिंग हो रहा है तो उसके लिए तेल कान में डालते हैं, गरम करके या गुनगुना तेल कान में डाला जाता है. बट हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं कि कान में आप वो तेल डालें, बिकॉज हमारे कान में ऑलरेडी इस तरह से वो बनाया गया है कि तेल अपने आप प्रोड्यूस होता है थोड़ा बहुत कान में. सो आपको खुद से अलग से वो तेल नहीं डालना चाहिए. हमारे कान में जो वैक्स भी बनती है वो बनना बहुत जरूरी होता है. वैक्स की वजह से आपका ईयर प्रोटेक्टेड रहता है कि बाहर का कुछ
फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ ऐसा आपके कान के अंदर नहीं चला जाए। सो उसके लिए वैक्स फॉर्मेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत अगर वैक्स बनता भी है, सो दैट इज गुड, कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्स बनना। सो सिमिलरली तेल कान में नहीं डालना चाहिए। तेल डालने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती देखी गई है। सो पहले ये किया जाता था, आई नो अभी भी बहुत लोग ये चीज करते हैं, तेल डालते हैं कान में, बट हमारे साइड से हमेशा यही रिकमेंडेशन रहती है कि आप तेल कान में नहीं डालो, तो इट इज ऑलवेज बेटर। अगर आपको इचिंग हो रहा है तो इचिंग के लिए वी हैव डिफरेंट मेडिसिन, वी हैव डिफरेंट ईयर ड्रॉप्स, तो आप वो कान में डाल सकते हो, बट तेल कान में नहीं डालना होता है। ओके, लेकिन जैसे हम ईयर ड्रॉप डालते हैं ना, हाँ तो जी। कई बार क्या होता है, मुंह में बहुत कड़वापन भी आ जाता है, और मेरे 1-2 बार जुकाम भी हो गई थी बहुत ज्यादा, गले में बहुत ज्यादा इचिंग हो गई थी। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, नाक, कान, गला सब इंटरकनेक्टेड होता है। सो नाक में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा अगर हमें कभी जुकाम है तो कान हमारे थोड़े बंद लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सो सिमिलरली जैसे कान में अगर आप कुछ डालते हो तो हो सकता है कभी आपको ऐसा फील हुआ हो, बट ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आपको वो प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ड्रॉप्स डालते हैं एंड ऐसा कुछ कंप्लेंट्स हर बार नहीं होता। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रीति मैम। आज का सेशन हम इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं।